एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर BS दादीज एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से आपके 11वीं में, 12वीं में, जेट में या CUT में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, उसका बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। उस फसल का नाम है गेहूं। देखिए, व्हीट, गेहूं। गेहूं के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इससे प्रश्न बनते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि गेहूं के बारे में किस तरह से क्या क्या बात होगी। तो देखिए, गेहूं का सबसे पहले वानस्पतिक नाम आप जानते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं का वानस्पतिक नाम है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए, जब हम गेहूं की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, इसका कुल क्या है और उत्पत्ति स्थल क्या है। तो इसका कुल देखिएगा, कुल, इसका कुल है ग्रेमिनी, जिसे हम पोएसी भी कहते हैं। ग्रेमिनी और पोएसी भी कहा जाता है। इसका अगर आपसे 2N पूछ लें, 2N के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती है, जो मोनोकोकम, डाइकोकम, ऐसी बहुत सी स्पीशीज होती है। अगर सिंपल आपसे 2N पूछ ले इसका, तो इसके 2N बहुत सारे होते हैं, तो अब उसका डिस्कशन अपन करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, अगुणित गुणसूत्र इसमें 7 होते हैं, 2N = 14 होते हैं। और इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, वो साउथ वेस्ट एशिया। ये याद रखिएगा। इसका जो उत्पत्ति स्थल है, इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, ये देखिए अब अगर आपसे पूछे कि गेहूं का जो फल प्रकार है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा, गेहूं का जो फल प्रकार है, फल प्रकार, गेहूं के फल का प्रकार कहलाता है कैरियोप्सिस। याद रखिएगा आप, गेहूं के फल का जो प्रकार है वो प्रकार कहलाता है कैरियोप्सिस। और अगर आपसे कभी ऐसा पूछ ले कि इसका जो फ्लावर होता है, उसे फ्लावर को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्पाइक। याद रखिएगा आप, स्पाइक, फ्लावर को, पुष्पक्रम जिसको आप बोलते हो, पुष्पक्रम। तो अगर आपसे गेहूं के फल का प्रकार पूछ ले तो आपका आंसर होगा कैरियोप्सिस। अगर आपसे उसका पुष्पक्रम पूछ ले तो उसका आंसर होगा सॉरी, उसका आंसर होगा स्पाइक। अब देखिए, अगर आपसे कभी ऐसा पूछे कि गेहूं में ऐसा क्या है जो चपाती बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो याद रखिएगा, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। ग्लूटीन, ग्लूटेन चपाती बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चपाती मेकिंग के लिए, चपाती बनाने के लिए। गेहूं की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे चपाती अच्छी बनती है, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, ग्लूटेन। अब देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसका क्लाइमेट और सोयल किस तरह का होगा। क्लाइमेट और सोयल, जलवायु एवं मृदा। तो देखिए, ये जो गेहूं की जो फसल है, इसके लिए आपको दोनों तापमान की आवश्यकता होती है, अलग अलग कंडीशंस के अंदर। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि गेहूं का तापमान क्या है, तो उसको गर्म तापमान भी चाहिए होता है और ठंडा तापमान भी चाहिए होता है। जब इसका अंकुरण होता है, तब अंकुरण के लिए मिनिमम तापमान जो चाहिए होता है वो 20 से 25 डिग्री अंकुरण के लिए। किसके लिए? अंकुरण के लिए। जब इसका जर्मिनेशन होता है, तो अंकुरण के लिए इसके जो मिनिमम एप्रोप्रिएट उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब इसका क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, राइपनिंग की बात करते हैं, जब फसल पक रही होती है, उस समय जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पकने के समय। तो देखिए, तापमान अधिक भी चाहिए, तापमान कम भी चाहिए, इसीलिए इसकी जलवायु हम क्या बोलते हैं, यह शुष्क या सर्दी और गर्मी दोनों सीजन के लिए इसकी तापमान की, इसकी जो जलवायु होती है वो सर्दी की भी होनी चाहिए और गर्म भी होनी चाहिए। कब सर्द होना चाहिए, कब गर्म होना चाहिए, मैंने बता दिया। तो इसका गर्म और ठंडा तापमान दोनों की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, गर्म
एवं ठंडा तापमान। इन दोनों की इसको आवश्यकता होती है। जलवायु के हिसाब से बात करें तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए, अगर आपसे मृदा के बारे में पूछें तो जब मृदा की बात करते हैं तो इसके लिए जो मृदा होती है, वो इसके लिए जो मृदा है वो सैंडी सॉइल भी हो सकती है, और अगर आपसे पूछे तो मेन इसका आंसर तो आप जानते ही हैं, दोमट मृदा। दोमट सबसे मेन। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो कौन सी होती है? दोमट मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। सैंडी सोइल अगर आप लोगे तो उसमें वाटर, जल का निकास अच्छा होना चाहिए, और इसकी जो पीएच रेंज होती है, मृदा की जो पीएच रेंज होती है वो होती है 6 से लेके 8.5 पीएच। आप अगर किसी मृदा का उपयोग करते हैं तो उसकी जो पीएच होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 6 से लेके 8.5 तक होनी चाहिए। इस तरह की मृदा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि अगर इसमें दीमक को कंट्रोल करना है तो दीमक का कंट्रोल करने के लिए हम एंडोसल्फान और क्विनालफॉस का यूज करते हैं। दीमक, जब आप फील्ड का प्रिपेयर करते हो तो उस प्रिपरेशन में दीमक को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्विनालफॉस या एंडोसल्फान। जब आप फील्ड का प्रिपरेशन करते हो तो फील्ड में पहले से जो दीमक उपस्थित है उसको नष्ट करने के लिए आप क्या करोगे? क्विनालफॉस या एंडोसल्फान का उसमें उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हम इसके मृदा और सोयल की बात करते हैं। सोयल मैंने आपको बताया दोमट मृदा होती है। इसके बुआई का समय कब से कब तक होता है? नवंबर, याद रखिए, नवंबर दिसंबर। इसकी जो बुआई का समय होता है, बुआई वो होती है नवंबर से दिसंबर। आप चाहो तो इसको 15 नवंबर से 15 दिसंबर भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आप इसका क्या याद रखिएगा? बुआई का समय याद रखिएगा, जो कब से कब तक होता है वो मैंने आपको अभी बताया, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। अब देखिए, जब हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है। वो वर्ड आता है, आपने सुना होगा कि गेहूं के प्रकार, किस किस तरह के गेहूं के प्रकार होते हैं। देखिएगा, गेहूं के प्रकार। गेहूं के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो गेहूं के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। आपको मैंने अभी बताया था गेहूं के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हम बात करें गेहूं का जो द्विगुणित प्रकार होता है, टिटिकम मोनोकोकम, याद रखिएगा, द्विगुणित, डिप्लॉइड जिसको बोलते हैं द्विगुणित। टिटिकम मोनोकोकम। टिटिकम मोनोकोकम किस तरह का है तो आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या बताएंगे आप? द्विगुणित होता है। इसमें 2n इक्वल टू कितने होते हैं? 14 होते हैं। 2n इक्वल टू इसमें कितने होते हैं? और ये केवल 1% भाग पर उगाया जाता है। 1% ही क्षेत्रफल होता है इसका, ज्यादा एरिया बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आपसे द्विगुणित का पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा टिटिकम मोनोकोकम। और इसमें 2n कितने होते हैं? 2n इसमें होते हैं 14। अब देखिए, चतुर्गुणित होता है टेट्राप्लोइड। टेट्राप्लोइड के याद रखिएगा, चतुर्गुणित। चतुर्गुणित जिसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राप्लोइड बोलते हैं। इसकी अगर आपसे कोई स्पीशीज पूछे तो टिटिकम तो रहेगा। टिटिकम तो वंश होता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसकी दो स्पीशीज याद रखिएगा, डाइकोकम और ड्यूरम। याद रखिएगा, डाइकोकम और टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम डाइकोकम को कहा जाता है एमरवीट, याद रखिएगा, एमरवीट। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि टेट्राप्लोइड का कोई उदाहरण बताइए तो उसका आंसर बताया मैंने आपको, टिटिकम डाइकोकम। और टिटिकम डाइकोकम का नाम जो होता है वो एमरवीट होता है, और टिटिकम ड्यूरम जो होता है उसका जो नाम होता है उसे कहा जाता है मैक्रोनी। याद रखिएगा, मैक्रोनी वीट। इनके अंदर 2n इक्वल टू 48 होते हैं। 2n इक्वल टू 48 होते हैं। अब देखिए, टिटिकम डाइकोकम और टिटिकम मोनोकोड्यूरम के ऊपर एक प्रश्न बनता है। वो बनता है कि उपमा कौन सा गेहूं से उपयुक्त बनता है और सूजी किसकी सबसे उपयुक्त बनती है। तो याद रखिएगा, डाइकोकम का उपमा सबसे अच्छा होता है। टिटिकम डाइकोकम का उपमा
और इसकी सूजी। ये दोनों कौन सी वेराइटी हुई? टिटिकम डाइकोकम और टिटिकम ड्यूरम हुई टेट्राप्लोइड वेराइटी। अब देखिए हेक्साक्लोइड वेराइटी का नाम पूछ ले। हेक्साक्लोइड वेराइटी जो होती है वो टिटिकम एस्टिवम होती है। कौन सी होती है? टिटिकम एस्टिवम हेक्साक्लोइड। 6x 2n इक्वल टू 42 ये वेराइटी होती है टिटिकम एस्टिवम, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। ब्रेड व्हीट कहा जाता है जिसे, ब्रेड व्हीट जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो ये वाला ही होता है, ब्रेड व्हीट। और अगर आपको कभी पूछ ले कि टिटिकम एस्टिवम जो होता है वो कितना % एरिया यूज किया जाता है, तो इसका 85% एरिया जो होता है वो इसका होता है। मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो इसी का होता है। 85% तक टिटिकम एस्टिवम पाया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? ब्रेड व्हीट के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके अलावा बचता है टिटिकम स्पेरोकोकम, वो बोना गेहूं कहलाता है। टिटिकम स्पेरोकोकम, इसको बोना गेहूं कहा जाता है। तो याद रखिएगा सबसे मेन कौन सा हुआ? टिटिकम एस्टिवम हुआ। टिटिकम एस्टिवम के अंदर क्या बोलते हैं? इसको ब्रेड व्हीट बोलते हैं। और ये कितना % होता है? 85% के आसपास होता है। अब देखिए जब हम इसके जलवायु की बात करते हैं, जो जलवायु की बात करते हैं, तो आपको मैंने बताया इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब देखिए अगर आपको स्पेसिफिक पूछ ले कि जर्मिनेशन के समय कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, वो मैंने बता दिया। राइपनिंग के समय कितना चाहिए होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसकी बीज दर। क्या है? बीज दर, सीड रेट, बीज दर। तो याद रखिएगा सामान्य कंडीशन में इसकी जो बीज रेट होती है वो 100 केजी प्रति हेक्टेयर। इन जनरल हम क्या बात करते हैं? 100 केजी प्रति हेक्टेयर हम इसकी क्रॉप सोइंग की सीड रेट की बात करते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज को बात करते हो स्कैटरिंग मेथड के अंदर या देरी से बुआई पे, लेट सोइंग में जब हम बात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 125 केजी। लेट सोइंग, देरी से बुआई। तो देखिए सामान्य रूप से इसकी रेंज क्या होगी? 100 केजी पर हेक्टेयर। और अगर आप लेट सोइंग करते हो तो इसका आंसर हो जाएगा 125 केजी पर हेक्टेयर। और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अगर आप इसकी जो सीड रेट बुआई कर रहे हो वो डिबलर के थ्रू कर रहे हो, डिबलर मशीन के थ्रू कर रहे हो, तो उस समय इसकी जो सीड रेट है वो हो जाएगी 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर तक इसमें आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको इसकी सीड रेट के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए अगर आपको ऐसा पूछे कि जब आपके इसके बीच का जो गहराई होती है या स्पेसिंग होती है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, वो कितनी रखते हैं? पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट इनटू प्लांट डिस्टेंस कितनी रखेंगे, रो से रो की दूरी कितनी रखेंगे, और उसकी गहराई कितनी होगी, कितनी डेप्थ पे हम इसको सोइंग करेंगे। तो याद रखिएगा अगर आपको कभी इसमें पौधे से पौधे की दूरी पूछ ले गेहूं के अंदर, तो उसमें पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, और कतार से कतार रो टू रो डिस्टेंस होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा 20 से 25 सेंटीमीटर रो से रो और 10 से 12 सेंटीमीटर होती है पौधे से पौधे की दूरी। और देखिए अगर आपको इसकी गहराई पूछ लें कि जब आप इसको सोइंग करेंगे तो उसकी गहराई कितनी होगी, तो उसकी गहराई याद रखिएगा 3 से 5 सेंटीमीटर। 3 से 5 सेंटीमीटर वो गहराई होती। तो अगर आपसे रो टू रो प्लांट टू प्लांट और गहराई का पूछे तो ये आपको सारा मैंने बता दिया। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि इसमें किस तरह से मेन्यूर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, खाद और उर्वरक, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है खाद और उर्वरक। मेन खाद क्या होती है आप जानते हैं, उर्वरक क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और अगर आप मेन्योर की बात करते हो तो मेन्योर जो हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। उसका रेट रहता है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। कंपोस्ट, काउडंग, गोबर खाद 15 से 20 टन
प्रति हेक्टेयर आप FIM यूज करो। अब आपसे पूछे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम कितना कितना होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की जो रेंज होती है वो 100, 120, 30, 40 और 30 होती है। 100 से 120, 30 से 40 और 30 kg पर हेक्टेयर, ये याद रखिएगा आप। इसमें से आधा नाइट्रोजन, पूरा फॉस्फोरस और पूरा पोटेशियम हम बुआई के समय दे देते हैं, याद रखिएगा। पूरा नाइट्रोजन, आधा फॉस्फोरस और आधा पोटाश, ये हम देते हैं बुआई के समय। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, बुआई के समय। और उसके बाद जो बाकी बचता है वो कुछ इंटरवल के अंदर दिया जाता है। लेकिन आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन पूरा का पूरा एक साथ ही दे देते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसके अंदर, वो आता है इसकी सिंचाई, इरिगेशन। सबसे मेन इस पे प्रश्न बनता है इरिगेशन। सामान्य रूप से गेहूं के ऊपर मुख्य रूप से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। आपको बहुत अच्छे से पता है गेहूं के अंदर हम कितनी सिंचाई की आवश्यकता करते हैं, कितनी सिंचाई देते हैं, 6 सिंचाई। अब देखिए अगर आपको सबसे पहले पूछे कि जो 6 सिंचाई की बात कर रहे हो तो कब से कब तक होती है, तो याद रखिएगा इनके दिन और इनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहला तो आप जानते हैं CRI स्टेज, सबसे मेन क्या है CRI, शेष जड़ प्रस्फुटन। ये आती है 20 से 25 दिन आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग, मतलब 20 से 25 दिन के अंदर ये फर्स्ट स्टेज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं CRI अवस्था बोलते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है वो दूसरी अवस्था होती है कल्ले निकलते समय, और तीसरी है गांठ बनते समय। कल्ले निकलते समय देखिएगा, कल्ले निकलते समय, और तीसरी है गांठ बनते समय। नोटिंग, गांठ बनते समय। मैंने आपको बताया गेहूं के अंदर कुल आपको 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। फर्स्ट जो है वो है आपको लिख ली, दूसरी आपको बताई कल्ले निकलते समय, तीसरी आपको बताई गांठ बनते समय, चौथी याद रखिएगा पुष्पन, और पांचवी है दूधिया सॉरी पुष्पन और दूधिया अवस्था, मिल्किंग स्टेज। पुष्पन मतलब फ्लावरिंग, दूधिया मतलब मिल्किंग स्टेज, और सबसे लास्ट जो होती है वो है डफ स्टेज, दाना पकते समय। ये 6 स्टेज होती है दाना पकते समय। ये दूधिया अवस्था है, ये पुष्पन अवस्था है। इस तरह से देखिए गेहूं में कुल कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, गेहूं में कुल 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछे कि ये कब से कब तक होती है, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट अवस्था होती है 20 से 25 दिन, और एग्जैक्ट पूछे तो 21वें दिन होती है। दूसरी जो अवस्था है वो है 40 से 45 दिन। दूसरी अवस्था जो है वो कब आती है सॉरी 40 से 45 DAS। DAS का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग। गांठ वाली जो अवस्था है वो आती है 60 से 65, और चौथी अवस्था जो आती है वो 80 से 85। 60 से 65, चौथी अवस्था आती है 80 से 85। ये तो सब जगह सेम चलेगा, डेज DA, डेज आफ्टर सोइंग। अब देखिए अगर आपको मिल्किंग स्टेज का पूछ ले कि मिल्किंग स्टेज कब से कब तक आती है, तो वो आती है 100 से 105 दिन के अंदर। और ये दाना पकने वाली आती है 115 से। इस तरह से अगर आपको इरिगेशन के बारे में पूछे तो इरिगेशन का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अवस्था किस समय आती। इन सब में से सबसे प्रमुख जो क्रांतिक अवस्था है वो है CRI अवस्था। सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था अगर गेहूं में पूछे तो वो कौन सी, याद रखिएगा CRI अवस्था, जो नॉर्मली 21वें दिन आती है। और हम उसको रेंज में बोले तो हम रेंज में क्या बोलते हैं 20 से 25 दिन के अंदर वो अवस्था आती है। अब देखिए इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो है इसकी वेराइटीज के बारे में, किस्मों के बारे में, कि किस्में कौन कौन सी होती है। किस्में देखिए
एक होती है सिंगल जीन वेराइटी, एक होती है डबल जीन। सिंगल जीन वेराइटी कौन सी होती है, डबल जीन वेराइटी कौन सी होती है, सीधे प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा सिंगल जीन जो वेराइटी होती है उसके नाम है सोनालिका और सुजाता। याद रखिएगा सोनालिका और सुजाता। सोनालिका और सुजाता, ये दो नाम याद रखेगा। ये सिंगल जीन वेराइटी है सोनालिका और सुजाता। अगर आपसे डबल जीन वाली पूछ ले तो डबल जीन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप जानते हो, कल्याण सोना और सोनारा 64। कल्याण सोना और सोनारा 64, ये दो वेराइटी है। दो वेराइटी कौन सी कैटेगरी में जाएगी, ये जाएगी डबल जीन वाली वेराइटी में। अगर आपसे ट्रिपल जीन वाला पूछ लें, थ्री जीन वाला पूछ लें, तो उसके तो बहुत सिंपल एग्जांपल है थ्री जीन। उसके आंसर है हीरा, मोती, जवाहर और ज्योति। इस तरह से अगर आपको कभी ट्रिपल जीन वेराइटी पूछ ले तो उसके आंसर याद रखिएगा हीरा, मोती, जवाहर और ज्योति। इस तरह से आपको इसकी वेराइटी के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए हमने इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो कर ली। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसके ऊपर प्रश्न बनता है वो है वीड, खरपतवार। गेहूं का सबसे महत्वपूर्ण खरपतवार आप जानते हैं, उसका नाम है गेहूंसा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है फेलेरिस माइनर। इसको गेहूं का मामा भी कहा जाता है और इसको गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। इसको गेहूंसा को गेहूं का मामा और गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। यह इसका प्रमुख खरपतवार होता है। अब इसको इसका मिमिक वीड भी कहा जाता है, नकलची खरपतवार भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, नकलची खरपतवार, क्योंकि यह दूर से देखने पर बिल्कुल गेहूं के जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसका नाम क्या, गेहूं सा, गेहूं के समान। तो याद रखिएगा। अब देखिए इस पे प्रश्न बनता है कि इसका टेस्ट वेट कितना होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका फेलेरिस माइनर का जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। टेस्ट वेट वो होता है 2 ग्राम। और यही अगर आपको गेहूं का पूछ ले तो गेहूं का होता है 40 ग्राम। गेहूं का टेस्ट वेट अगर आपसे पूछ ले तो वो आंसर होगा 40 ग्राम। और यही अगर आपको किसके बारे में पूछ ले, फेलेरिस माइनर के बारे में पूछ ले, तो उसका आंसर होगा 2 ग्राम। इस तरह से आप इसके बारे में याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खरपतवार नाशी होता है किसका। और अगर आपको पूछे कि इसका किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इसका कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D, मेटासल्फ्यूरोन, ट्राइसल्फ्यूरोन, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद बात करें, इसका एक प्रमुख रोग है, उस रोग के बारे में आप जानते होंगे, उसे सेहू रोग कहा जाता है। सेहू रोग इसे कहा जाता है, अगर आप सुनेंगे तो इसे कहा जाता है ईयर कोकल डिजीज। और ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि यह फैलता है निमेटोड से। ये याद रखिएगा आप, ये किससे फैलता है, यह एक निमेटोड से फैलता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ये निमेटोड से फैलने वाला रोग है जिसे क्या कहा जाता है, ईयर कोकल डिजीज कहा जाता है। ये निमेटोड से फैलता है, याद रखिएगा आप। और इसका ट्रीटमेंट हम बहुत सारे हर्बिसाइड्स होते हैं, केराथेन, इन सब से अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको 20% सोल्ट सॉल्यूशन से डिप करिए, 20% सोल्ट सॉल्यूशन, नमक, नमक का घोल। इस कारण इस तरह से हम इसके सेहू रोग का क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए जब हम लास्ट पे बात करते हैं तो हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं कि इसकी उपज क्या होती है। तो याद रखिएगा इसकी जो उपज होती है वो सामान्य रूप से जो वेराइटी होती है उसकी उपज होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 15 से 20 क्विंटल प्रति
हेक्टेयर इसकी सामान्य रूप से उपज होती है। और अगर आपको यही उपज के बारे में पूछ लें कि जो बोनी वेराइटी होती है, बोनी प्रजाति होती है, उसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बोनी प्रजाति। ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका संबंध इसी से होता है। तो इस तरह से आपको इसकी प्रमुख बातों का पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपसे और कोई प्रश्न पूछे गेहूं के अंदर, तो याद रखिएगा गेहूं की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि इसमें एक वर्ड आपने सुना होगा जिसे कहा जाता है टिटिकेल। टिटिकेल ये प्रथम मानव निर्मित खाद्य था, फर्स्ट मैन मेड सीरियल, प्रथम मानव निर्मित खाद्य था, खाद्यान्न। ये किस किस के गेहूं से डेवलप हुआ था? तो याद रखिएगा किस किस के क्रॉस से डेवलप हुआ था? गेहूं और राई। इसका नाम है टिटिकेल। टिटिकेल किस किस के क्रॉस से डेवलप हुआ था? तो याद रखिएगा टिटिकेल गेहूं और राई के क्रॉस से डेवलप हुआ था। राई का वानस्पतिक नाम पूछे तो याद रखिएगा सिकेल सीरेल। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं तो इसका नाम याद रखिएगा सिकेल सीरेल। सिकेल सीरेल किसे कहा जाता है? इसको रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने इन्वेंट किया था, याद रखिएगा। अब देखिए, इस तरह से आपको मैंने आज पूरे गेहूं के बहुत महत्वपूर्ण सारे बिंदु बताए, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा, और इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।